नामवर गुलकार और मौसीकार सायर अली बग्गा का आबाई घर हवेली ताफू बरादरान भाटी गेट में है। नीचे आकर इस्तकबाल किया। बहुत नीचे से उठे हैं, मौसीकार ख़ानदान से तल्लुक़ रखने के बावजूद गुर्बत पर देखी, अब अमारत भी देख रहे हैं। सफ़र कितना मुश्किल था? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो मैं करना चाहता था वो सिर्फ मुझे ही पता था या अल्लाह को पता था। मेरी दुआ थी जो मैं करना चाहता था कि मैं उसमें कामयाब हूँ। लेकिन हमारी जो हमारी जो ये जहाँ पे हम आज बैठे हुए हैं, ये हवेली जो हमारी है, ये ताफ़ बरादरान की हवेली से जाने जाती है। यहाँ पे हमारे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट प्लेयर जो है ना, सब ज़्यादा यही निकले हैं यहाँ से। तो मेरा थोड़ा सा एम था कि मैं थोड़ा कुछ और करूं। जब मैं ड्रमर था, ड्रम प्ले करता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई वाज वेरी गुड ड्रमर। कितनी उम्र के अंदर ये एहसास हुआ कि दरअसल आपको म्यूज़िक कंपोज़र बनना है? मुझे एहसास इस तरह नहीं था। मुझे कई चीज़ें मेरी ऐसी हैं कि जो साथ साथ वक्त के साथ जो है ना डेवलप होती रही हैं। एक हमारे सिंगर थे बहुत अच्छे, तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि यार मुझे कहते कि कंपोजिशन बनाना ज़रा। मैं ड्रम प्ले कर रहा था, तो मैंने कहा यार मैंने कभी कंपोजिशन बनाई नहीं है। तो कहते यार मैं म्यूज़िक फैमिली से तो नहीं हूँ, मैं बना लेता हूँ, तो तुम क्यों नहीं बना सकते? तो मुझे एकदम वो बात बड़ी एकदम जैसे कहते हैं अट्रैक्ट की, और मुझे बड़ा हुआ कि बात तो ठीक कर रहा है, मैं क्यों नहीं बना सकता। तो वो मैंने बनाया तो अच्छी बन गई। कितनी उम्र में? ये 17 साल की उम्र में बनाई थी पहली दफ़ा? हाँ जी, कंपोजिशन। तो उसके बाद फिर वो गाने हिट हो गए, जैसे कि जवाद अहमद भाई जो हैं उनके गाने बनाए मैंने, वो कहंदी सैयां, उसमें भी मेरे पार्ट थे बने हुए। फिर उनके और भी गाने थे। फिर इसी तरह फिर बनाते जब वो गाने हिट हो गए तो काफ़ी सिंगर्स थे जिन्होंने पूछा ये बनाया किसने? उन्होंने कहा जी ये बग्गा ने बनाया। तो कहते बग्गा तो ड्रमर है या बग्गा तो गाने अरेंज करते थे, वो कंपोजिशन तो नहीं बनाता। उन्होंने कहा किसने बनाया? तो वहाँ से फिर लोगों का रुझान मेरी कंपोजिशंस की तरफ हो गया, और वो मुझे फिर ऐसा लगा कि एक ज़िम्मेदारी मेरी बढ़ गई है। फिर मुझे उस पर और ज़्यादा फोकस करना पड़ा। फिर मुझे बुज़ुर्गों से सीखना पड़ा मज़ीद। मुश्किल कितना वक्त था? सुना है आप कई दफ़ा पैदल लिबर्टी से आना पड़ता था। वो इस तरह है कि जब मैं एज ए म्यूज़िशन स्टूडियो इंडस्ट्री में काम करता था, तो उस वक़्त मुझे लग रहा था कि ये इंडस्ट्री अब ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है इंडस्ट्री का कि आप रोज़ जाते हैं, जाके वही काम करके हम आ जाते हैं। तो जैसे हम देखते थे कि जो बैंड्स होते थे उस दौर में, जुपिटर्स बैंड था, रेड मेटल बैंड था, स्ट्रिंग फेलो था, बैंड में जाने की कोशिश करता था। तो मुझे अब्बू वगैरह मना करते थे कि तुम इंडस्ट्री में तुम्हारा अच्छा बड़ा नाम है, तुम अच्छा भला पैसे कमा रहे हो, यहाँ पे काम कर रहे हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? तो मैं कहता था कि मैंने उधर जाना है। तो वो फिर जब मैं उनसे छुप के जाता था तो ज़ाहिर बात है घर से पैसे नहीं मिलते थे, तो फिर पैदल जाना पड़ता था, पैदल आना पड़ता था। तो आपने अपनी क्लासिकल रवायत को भी सीखा और जो बैंड्स की नई मौसीकी पैदा हो रही थी जी बिल्कुल, मैंने उसमें भी शामिल रहे? जी बिल्कुल। मैं इसलिए क्योंकि मुझे ये ऐसा मुझे उस वक़्त भी ये लगता था कि ज़रूरी नहीं है कि जो म्यूज़िक घराने से लोग हैं उन्हीं को ही म्यूज़िक आता है। ये एक मैं समझता हूँ एक इल्म मौसीकी जो है कि अल्लाह की देन ही होती है, या कोई भी इल्म हो जो इंसान के अंदर होता है। आप देखें दुनिया में हर इंसान तो गा नहीं सकता, हर इंसान भी बजा नहीं सकता। राहत फ़तेह अली ख़ान का साथ भी दिया तो निभ नहीं सकी, वजह क्या? काम कर रहे हैं सारे, वो ज़्यादा दूसरे मुल्कों में काम करते हैं तो इसलिए ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए मेरा ख्याल। तो मैं ज़रा पाकिस्तान को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो वो फिर एक वो बन नहीं सकी मेरी इस तरह की ज़्यादा था। तो वो लोग ज़्यादा इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो मुझे इसलिए मेरी उनके साथ बनती नहीं है। ना राहत के साथ बनती है ना? पहले बहुत बनती थी, अब भी बनती है, भाइयों की तरह है, बड़े अच्छे हैं, बड़े लायक आदमी, अपने काम में बड़े अच्छे हैं। बाज़ार हुस्न और गली मौसीकारा में तो दिन रात सुर और ताल का राज रहता है। क्या यहाँ की मौसीकी सुनते सुनते ही सीख गए या बाकायदा तालीम भी हासिल की? हाँ, तालीम जो है वो म्यूज़िकी की जो वो हमारे जो बेसिक्स हैं जो हमें बताया जाते हैं, हमारा उस तरह का म्यूज़िक का सीन नहीं था। हमारा ये था कि हम म्यूज़िशंस जो फैमिली ना, हमारे में ज़्यादा ज़रूरी उस वक्त ये था कि हमारे हाथ सही होने चाहिए, हर किस्म का मतलब कि इंस्ट्रूमेंट हम बजा सकें, ये हमारी तालीम थी ज़्यादा।
उस दौर में भी। लेकिन मुझे थोड़ा हमेशा से ये रहा है कि मुझे अंग्रेज़ी म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता था। उसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन उसके पीछे जो पियानो जैसे बज रही है, या उसके पीछे ड्रम जैसे बज रहे हैं, या गिटार जैसे बज रहे हैं, वो हमसे मुख्तलिफ बज रहे होते थे जो हम काम कर रहे थे। तो इसलिए मुझे अट्रैक्ट करता था, मुझे लगता था मुझे ये भी सीखना चाहिए और इसको भी करना चाहिए। ताया ताफू, वालिद अमजद हुसैन और सारे कज़न मौसीकार गुलूकार, आपने अपने आप को कैसे मनवा लिया? अल्लाह की मेहरबानी है। मनमाना तो मेरे से सारे ही अच्छे हैं। मैं इतना कोई अच्छा नहीं हूँ, शायद उनकी नज़र में भी इतना अच्छा नहीं हूँ। अच्छा, वो आपको नहीं मानते? मतलब कहीं नहीं मानते, कहीं मानते भी। अच्छा, घर वाले नहीं मानते? हाँ, घर वाले कभी भी नहीं माने, आपको पता है। लेकिन ये है कि मुझे हमेशा से ये था कि जो हमने सीखा है वो तो है, जो हमें नहीं आता वो सीखना चाहिए। तो शायद बाकी लोगों में ये फ़र्क है। हमेशा कोशिश करता हूँ कि आज जो है एक नई सुबह हुई है, तो आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। यानी आपने मगरबी मौसीकी सीखी, आपने बाकी जगहों के सोर्सेस जो हैं वो भी यूज़ किया और उनको मिक्स किया। मिक्स भी किया, और मेरी अपनी एक साउंड है। हालांकि ज़्यादातर लोग मुझे ये कहते हैं कि यार बग्गा बहुत देसी म्यूज़िक करता है। तो देसी म्यूज़िक को मैंने हमेशा ये देखा है कि अगर हम अपने चीज़ों को अगर हम प्लस करते हैं, तो आज के दौर का हमने अपना क्लासिकल म्यूज़िक करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम 1850 का क्लासिकल म्यूज़िक को ही आज दोबारा कर रहे हो। आज का म्यूज़िक भी क्लासिकल हो सकता है, आज भी बन सकता है म्यूज़िक। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आज का म्यूज़िक सिर्फ वेस्टर्न म्यूज़िक है। आज का म्यूज़िक हमारा भी हो सकता है, हमारे कल्चर से रिलेटेड जो म्यूज़िक है वो नए तरीके से कैसे आ सकता है। तो मैं उस चीज़ को, अगर मैं देसी इंस्ट्रूमेंट्स पे काम कर रहा होता हूँ, या मैं मिसाल है मेडलिन, रुबाब है, फ्लूट्स हैं या ढोल है, उसको नए तरीके से बजाते हैं, तो है तो हमारा कल्चर इंस्ट्रूमेंट। तो मेरा ज़्यादातर मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, तो कि हमारी चीज़ों के अंदर ही नया हो। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी वेस्टर्न की कॉपी करें या किसी चीज़ की कॉपी करें। मैडम नूर जहां और मेहदी हसन के साथ भी ड्रम पर साथ दिया। क्या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से हारमोनियम सबसे अहम है या ढोलक? और ढोलक बजाने में रियाजी कितना काम देती है? मैंने उस वक्त जब काम किया था उनके साथ, मैं बहुत छोटा था, क्योंकि मुझे 9 साल की उम्र में मैंने चाइल्ड स्टार अवार्ड भी लिया था, जो बुलान के अवार्ड होते हैं। तो उसमें मुझे रिकमेंड जो किया था उस दौर में, तो मुझे नूर जहान साहिबा ने किया था रिकमेंड कि इस बच्चे को अवार्ड मिलना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि जो गाना उस दौर में होता था, अभी तो हम जो गाना रिकॉर्ड करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उस वक्त ये होता था कि वन टेक करना पड़ता था हमें, स्टार्ट से लेके एंड तक। कोई एक बंदे से भी एक तार भी मिस हुई ना, तो शुरू से आओ, चाहे एंड पे जाके हो गई। तो इसलिए जब मैं उस दौर में था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा शार्प था, मैं चीज़ों को शौक़ था मुझे। तो क्या इसमें मैथमेटिक्स का या रियाजी का ताल्लुक होता है? जी, क्या बिल्कुल। ज़हन को जो ढोलक है उसकी क्या ज़हन के अंदर काउंट किया होता है? जी बिल्कुल, काउंटिंग है। उससे पहले होता था कि म्यूज़िक गुरबत गाना शुरू हुए हैं, या उसके बाद अलाप शुरू हुआ है, फिर लगाओ, फिर कभी अस्थाई आएगी, फिर अंतरा आएगा। तो वो कोई 2 घंटे एक ही राग, एक ही शक्ल ले जाती थी। तो वो वहाँ से शुरू हुआ है कि असल में बड़े गुलाम अली खान साहब जो है उन्होंने गाने को शॉर्ट किया। मात्रा बोलते हैं इसको हमारी लैंग्वेज में, मतलब बीट्स बोलते हैं कि हमारे एक बार में 4 बीट्स हैं और 2 बार में हमारे 8 बीट्स हैं। तो हम वो जो मैथमेटिक्स इसका है वो यही है कि भी हमें काउंटिंग बार बनाने पड़ते हैं कि इतने बार का ये पोर्शन है, इसको याद कर लो। तो वो फिर ये जो ज़्यादातर से ना, ये हमारी फैमिली से स्टार्ट हुआ था ये करना, पहले ऐसे होता नहीं था। स्टूडियो यहाँ, टेक्नीशियन यहाँ, कैमरामैन यहाँ, फिर आखिर क्यों म्यूज़िक और फिल्म इंडस्ट्री कराची चली गई? डायरेक्टर फिल्म के जो हैं, या प्रोड्यूसर है, या म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, ये 3 जॉब्स ऐसी हैं जिनको आप एक नौकरी नहीं समझ सकते ना। अब सुल्तान रही साहब जो थे वो एक फ़िल्म उनकी हिट होगी, दूसरी भी हिट होगी, तीसरी भी हिट होगी। अब उन्होंने उनको नौकरी पे लगा दिया कि आपकी फ़िल्में हिट होती है, आप फिल्में करते जाएं। कोई नई चीज़ नहीं लेके आए, कोई नई सोच नहीं की है कि भाई ऐसे भी हो सकता है। जहाँ कोई अच्छा गाना बन गया या अच्छा लिखा गया है, तो उसी सिंगर से गवाना जिसने पहले भी 300 गाने गाए हैं, इसलिए लोग ही नहीं आए। अब हमारे यहाँ पे मेल सिंगर का बहुत एक खला रहा है हमेशा। मतलब आप देखें कि 40 साल से पंजाब इंडस्ट्री में किसी मेल सिंगर को आपने नहीं सुना होगा, सिवाय मकसूद राना साहब के या 1-2। हसीन इल्ज़ाम तो ये भी है कि आप भी ख़वातीन गुलकारों को बहुत प्रमोट करते हैं। ख़वातीन को इसलिए करता हूँ कि हमारे पास है ही नहीं।
मैं तो सबको प्रमोट करता हूँ। मैंने देखें जवास भाई की एल्बम मैंने बनाई है, बरार भाई की एल्बम मैंने बनाई उस दौर में। आयमा बेग की भी आप ही ने बनाई। एल्बम नहीं बनाई, मैंने गाना गवाया उससे अपने साथ एक। आयमा बेग के साथ स्कैंडल भी तो बन गया था। हाँ, स्कैंडल तो आपको पता है बनते रहते हैं, ये मुझे अच्छी बात भी लगती है, होने भी चाहिए। बंदा रंगीन रहता था ज़िंदगी में। वालिद अमजद हुसैन मिलने आए। जिसले ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੱਗਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖਦੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਮ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਰਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਬੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਡਰਮ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਡਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੋ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨਾਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। इनके कज़न उस्ताद तनवीर हुसैन आज भी हवेली में बैठकर धुनें कंपोज करते हैं। साकू ढोल मना बनाए, साकू यार मना बनाए, ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे, ऐ हो खतरा चा बनाए, ऐ हो खतरा चा बनाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे। वालिद और वालदा ने खिड़की से ही दुआएं देकर रुखसत किया। बाजारे हुस्न से गुजरे। मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन से मिलने उनकी हवेली बारूद खाना पहुंचे। मेरे तो ये बच्चों की तरह है और आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ पीपल दैट आई हैव मेट इन माई लाइफ। यानी कि माशाल्लाह इतना टैलेंट है, कंपोज़र, अरेंजर, लिरिसिस्ट भी और सिंगर। मेरा एक गाना था बहुत मशहूर हुआ था, मैं तेनू समझावा की। राहत फ़तेह अली खान साहब ने गाया था वो गाना, मेरी कंपोजिशन थी। तो उस गाने पे ना किसी और ने अपना नाम दे दिया, प्रोड्यूसर ने म्यूज़िक बाय अपना नाम दिया था। तो फिर मैंने इनसे कहा कि ये मसला हो गया, तो गाना इतना हिट हो गया, सारा क्रेडिट मेरा जा रहा है। फिर इन्होंने उस पर बड़ी हेल्प की, फिर हमने विरसा प्रोग्राम किया इस गाने पे पूरा। मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन आपके तो बाबा हैं, लेकिन ये सियासत से चलते चलते म्यूज़िक इंडस्ट्री में आ गए और कंपोज़र बन गए, वो कैसे? मैं ये सियासतदान कभी थे ही नहीं, ये म्यूज़िशियन ही थे शुरू से, और बहुत अच्छे म्यूज़िशियन थे और हैं, और ये आ भी गया क्योंकि इनके अंदर है। और मैं समझता हूँ इन्होंने जब मैं इनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया, इन्होंने मेरे से ऐसे ऐसे काम कराए, मुझे बड़ा फ़ख्र होता है उन चीज़ों पे कि मेरी म्यूज़िक हिस्ट्री में अगर मेरे साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कुछ जो उन्होंने मेरे से करवाई हैं। कि इनका मुझे गाना जो है ना, मुझे शुरू से बड़ा पसंद था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनका वो था नाजिया सुहेब, नाजिया ने गाया था, टाली दे थल्ले पे गए। ये आपका कैसे है? ये बहुत सालों की बात है। नाजिया और ज़ुहेब यहाँ मेरे पास ही ठहरे हुए थे
तो मैंने पूछा नाजिया से, मैंने कहा तुमने को पंजाबी गाना किया है? इन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो मैं आपको एक पंजाबी गाना देता हूँ। तो ये मैंने इसको लिखा भी, कंपोज भी किया, टाली दे थले बह के। आज आप गाए ना जी दोनों ये। जी बिल्कुल, मैं और बाबा गाते हैं, मुझे बड़ा अब मैं तो पसंद नहीं है गा गाना। सकता, मेरी तो आवाज़ नहीं गाने वाली। ये गाना दे थल्ले बैके हाँ बैके ओ माहिया वे करिए प्यार दिया गल्ला, आजा करिए प्यार दिया गल्ला। ही रांझा में एक गाना इन्होंने कंपोज किया था, बड़ा फोक कंपोजिशन थी। मैं वैसे भी फोक को बड़ा लाइक करता हूँ, मैं खुद भी करता रहता हूँ कोई ना कोई फोक गाना, उसको थोड़ा नया कर लिया, अच्छा कर लिया। चाय का एहतमाम भी था। अभी सिर्फ 40 साल के हैं और 5000 गाने कंपोज कर चुके हैं। क्या कोई आलमी रिकॉर्ड कायम करने का इरादा है? इंशाल्लाह जी, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर कोई आलमी रिकॉर्ड ही बनेगा। मेरी एज में किसी ऐसा कोई पाकिस्तान में ऐसा म्यूजिशियन नहीं है जिसने इतना काम किया होगा हर म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ, एज ए कंपोज़र, एज ए अरेंजर, एज ए म्यूजिशियन, एज ए सिंगर। अभी एज ए सिंगर मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी इंशाल्लाह ताला यही उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह की मदद से मैं काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड बनाऊँगा। क्या वाकई आप सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं? और अगर ऐसा है तो सबसे अच्छा कौन सा बजाते हैं? जी, सारे इंस्ट्रूमेंट मैं बजा लेता हूँ। स्टूडियो में तो ऑलराउंडर होना पड़ता है ना, अब सब चीज़ें बजा सके। वैसे बेसिकली जब मैंने ड्रमिंग से स्टार्ट किया था तो आई एम वेरी गुड ड्रमर ऑल्सो। रिदम के इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो ज़्यादातर मैं काफ़ी बजा लेता हूँ, मतलब 50 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट जो हैं रिदम्स के आई कैन प्ले। मौसीकी अगर रूह की ग़िज़ा है तो आपकी रूह है कैसी? रोमांटिक रूह है, गमज़दा रूह है, खुश रहने वाली रूह है, कैसी रूह है आपकी? रोमांटिक का तो जो है वो इस तरह है कि मैं वो फैमिली के साथ तो बहुत ज़्यादा हूँ माशाल्लाह। और वैसे जो मुझे इमोशनल गाने जो हैं जो मैं बनाता हूँ, मेरे काफ़ी ओएसटीज़ जो हैं वो बहुत बहुत अच्छे, वो मैं जो मेरे इमोशनल होते हैं थोड़े से गमज़दा, उसको मैं ज़्यादा दिल से निकलती है आवाज़, क्योंकि कोई अटैचमेंट है इस चीज़ के साथ। काफ़ी गमज़दा गाने हैं, उनमें मुझे मेरा बहुत फेवरेट गाना है, ये लास्ट ईयर मैंने कोक स्टूडियो में किया था 2018 में। नैना में नैना में नैना में। सरे राह अदाकार शान से मिले और फिल्म के मुश्तरका प्रोजेक्ट पर 2 लफ्ज़ी बात की। एक्सरसाइज करने मकामी जिम आए। नामवर ट्रेनर आसिफ भट्ट ने इस्तकबाल किया। ट्रेनर आसिफ भट्ट ने एक्सरसाइज करवाई। देखें जी, लोग कहते हैं कि जो साहिर अली बग्गा है ये पाकिस्तान का ए आर रहमान है, जबकि मेरा ये मानना है कि जो ए आर रहमान है वो हिंदुस्तान का साहिर अली बग्गा है। इनकी जो एक्सरसाइज है बड़ी बात है, इतने बिजी शेड्यूल के अंदर ये जिस तरह हमारे साथ ऑनलाइन टच रहते हैं, लेसन लेते रहते हैं, कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करते रहते हैं, इवन कि ये अपने होटल के रूम में भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। मौसीकी में दर्द और जोश तो हमेशा मुशाहिदे से होता है। इंसानी हुस्न में आपको क्या अच्छा लगता है? बाल, होंठ, नाक,
आंखें किस चीज़ से ज़्यादा मुतासर होते हैं? मुश्किल सवाल किया आपने वैसे, क्योंकि मुझे वैसे तो आंखें जो हैं, आपको पता है आंखों से सब कुछ नज़र आ जाता है। क्या नज़र आता है? मुझे तो लगता है आंखों में सब कुछ है। आंखों में म्यूसिकी भी है, आंखों में शायरी भी है। आंखों को कैसे पढ़ते हैं? क्या आंखें बोलती हैं? आंखों का असल में ये नहीं है कि आंखों में कैसे पढ़ते हैं, आंखों में कोई आपको देखता कैसे है वो आपको बताएगा कि आपको क्या लगा कि उसने क्या देखा है आपको, तो वो फिर फीलिंग आती है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया का माशाल्लाह बड़ा अच्छा खूबसूरत इंसान हूँ मैं जो मुझे प्यार से कोई देखता है तो मुझे उसका रिएक्शन जो है मुझे प्यार से आता है, तो उस प्यार में मैं अच्छी अच्छी कंपोजिशंस बना लेता हूँ, अच्छा अच्छा गाना आवाज़ निकाल लेता हूँ, अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख लेता हूँ। कहते हैं मौसीकी हवाई रोज़ी है, क्या वाकई अब भी ऐसा ही है या आप जैसे लोग अच्छी कमाई करते हैं? हवाई रोज़ी वाला जो है, पहले था मेरा ऐसा, जब मैं इंडस्ट्रियल काम करता था कि जब कोई फिल्म बननी है या किसी ने कोई गाना बनाना है तो फिर उसके लिए गाना बनाना है, किसी ने आके कह देना। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस कैटेगरी में नहीं हूँ कि मेरे लिए हवाई रोज़ी बने, क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट खुद बनाता हूँ और ख़ुद ही उनको लॉन्च करता हूँ। और क्योंकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैन्स हैं, मेरा फ़ैन क्लब है, मेरा यूट्यूब चैनल जो है इट्स वेरी क्लोज टू 1 मिलियन, तो उसमें मेरी चीज़ें आती हैं तो वो मैं अर्न करता हूँ उससे। बिल्कुल सही ना बताएं, लेकिन अंदाज़ा तो बताएं महीने में कितने कमा लेते हैं? अंदाज़ा बस सही है, कोई 20-25 लाख कमा लेता हूँ महीने का। हसीन हैं, सफ़ेद रंग है और अपने प्रोफेशन में बड़ा नाम है। लोग कहते हैं लेडी किलर हैं। कितने इश्क कर चुके हैं? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਤਲਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं नहीं सर, मैं लेडी किलर तो नहीं हूँ, अल्लाह माफ़ करे। अगर किसी का कोई लेडी कत्ल खुद ही हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। भाभी नाराज़ तो बहुत होती होंगी। नहीं, मेरी बेगम जब शादी हुई थी तो पहला 1 साल तो बहुत उनका मसला रहा है, ये मुझे भी, लेकिन वो समझ गई थी कि ये अब क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे लोग फ़ैन्स भी होते हैं। मतलब मेरा कोई तकरीबन खुद ही मेरा कोई ऐसा होता नहीं है, ना मेरी फील्ड में स्कैंडल होता है, ना कोई ऐसी चीज़ है। लोग बना लेते हैं खुद ही, न्यूज़ छप जाती हैं, कोई मैगज़ीन्स में आ जाता है, सोशल मीडिया पे छप जाती हैं खबरें, लेकिन मेरा कोई ऐसा कोई नहीं है। मैं आई लव माई फैमिली, आई लव माई किड्स। शाम के वक्त शौकत खानम अस्पताल के करीब वाक़या अपने घर आए। स्टूडियो में गुलकारा सनम मारवी की नात रिकॉर्ड करवाई। साहिर अली बग्गा ज़ाहिर है आपके दौर के हैं, एक ही हम असर हैं। कंपटीशन भी होता है और एक दूसरे की मदद भी होती है। बतौर इंसान और बतौर मौसीकार ये कैसे हैं? मैं इनके लिए यही कह सकती हूँ कि इनका जो साया मेरे ऊपर है वो एक उस्ताद का भी है और एक बाप का भी है और भाई का भी है, और हमेशा रहा है। जब मैं लाहौर में फ़र्स्ट टाइम आई थी तो साहिर अली बग्गा की वजह से ही मुझे लोग, और मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन की वजह से ही लोग जानते हैं, और इनका हमेशा मेरे ऊपर ऐसे ही साया रहा, हमेशा गाइड करते रहे। कंपटीशन का तो मैं सोच ही नहीं सकती। जी अज़ान, आप बताएं, आपने बड़ी छोटी उम्र में गाना भी गाया, वालिद से सीखा भी। वालिद आपको कैसे सिखाते हैं और आपने इतनी जल्दी कैसे सीख लिया? वालिद तो मैं जब भी स्टूडियो आता हूँ मैं देखता हूँ कि वो क्या कर रहे होते हैं। बचपन से ही आता हूँ स्टूडियो, तो जो वो करते हैं उनको उसको मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, उसको देखता हूँ। एक दिन उन्होंने कहा दिया कि गाना गा लो, तो इनकी ज़रा टीचिंग से मैंने भी गा दिया। फिर लोग आपको पहचानते हैं, स्कूल में लोग क्या कहते हैं आपको? स्कूल में तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कहते हैं कि जान गाना सुना दो, आज मूड ख़राब हुआ है। तो लोग भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, फैमिली में भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं लोग। ज़्यादातर कभी कभी मजाक भी उड़ाते हैं, क्योंकि आजकल दौर मॉडर्न है ना, तो कोई कौमी को इतना सपोर्ट नहीं करता। यानी जो कौमी गीत गाए जाएं उनको सपोर्ट नहीं करते? ज़्यादा नहीं, आजकल मॉडर्न में बहुत मतलब उसको कहते हैं कि ये गाने और भी गाता है ना, तो उसको कहते हैं कि जैसे तुमने कौमी गाने गाए और गाने भी गाओ, और गाने भी गाओ। तो मतलब जैसे रोमांटिक गाने गाओ या स्टाइल चेंज करो, कौमी में हिट हो तो इससे ज़्यादा हिट होगा मुझे
सजेशन देते लेकिन हैं। उनको बताया करो ना कि जो कौमी में इज्जत मिलती है वो गानों में यही नहीं मिल यही सकती कहता हूँ कभी। मैं कि कौमी में जो इज्जत है वो कहीं नहीं है। गुड। अच्छा, बाबा हैं कैसे, कितनी कुट लगाते हैं आपको, कितना मारते हैं? कुट तो मुझे दादा से भी बड़ी हुई है, इनसे भी बड़ी हुई है, लेकिन तब जब कि अगर मैं म्यूज़िक में कोई गलती कर दूं या तब थोड़ी सी डांट पड़ती है, ज़्यादा कुट नहीं इतनी पड़ती, डांट ज़्यादा पड़ती है। कि गलत काम कर दो तो कुट भी पड़ जाती कभी कभी, वैसे तो डांट पड़ती है लेकिन ज़्यादा नहीं। पैसे वैसे भी दिए हैं ये जो गाने गाए हैं, या पैसे सारे खुद रख रहे हैं? यही तो मेरी शिकायत है इनसे। क्या पैसे सारे खुद रख लिए। पैसे सारे खुद रख रहे हैं? कोई बात नहीं है, मुझे ख्वाहिशात भी पूरी करते हैं हमारी सब बच्चों की, तो एक तरफ से वो पैसे हमारे ही हैं। रात का खाना बेटे अजान के हमरा खाया। म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको स्टार मेकर कहा जाता है, जिसे चाहते हैं बना देते हैं और जिसे चाहे ज़ीरो कर देते हैं। क्या वाकई ऐसा है? फिर मैं तो हमेशा अच्छा करने की सोचता हूँ सबके लिए, और हमेशा अच्छा ही किया जिन जिन के साथ भी मैंने काम किया। तो ये तो बहुत बड़ा बात है। मुझे कहते हैं कि भी मैं किंग मेकर में लेके आते हैं, वो किंग मेकर वही है, अल्लाह ही है, मैं तो ये समझता हूँ। बाकी ये है कि मैंने हमेशा काम दिल से किया, जिसके साथ भी किया है उसके साथ कोई ख़ताब मिल जाए तो अल्लाह की मेहरबानी है। बाकी किसी को ज़ीरो करने में मेरा कोई ऐसा हाथ नहीं, अल्लाह माफ़ करे। कहते हैं मौसीकी की कोई ज़ुबान और कौमियत नहीं होती। पाक भारत मौसीकी में कोई फ़र्क है या दोनों एक जैसी हैं? बहुत फ़र्क है जी। हमारा जो म्यूज़िक है बहुत रियलिटी के करीब म्यूज़िक है। जैसे सूफ़ी म्यूज़िक है हमारा, हम कवाली जो करते हैं हमारे म्यूज़िक में, फिर हमारे म्यूज़िक में जो कलाम है, जो हमारे जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, जैसे बाबा बुल्ले शाह साहब हुए हैं या सुल्तान बाहू साहब हुए हैं, इस तरह जो हमारे सूफ़ी म्यूज़िक है ये बहुत रियल म्यूज़िक है। तो इस तरह में जैसे इंडिया में आप जाएंगे या भारत का म्यूज़िक सुने, उसमें सिर्फ भजन है, तो भजन हमारे सूफी म्यूज़िक के साथ रिलेट नहीं करता। बाकी सिचुएशनल म्यूज़िक तो वो भी करते हैं, सिचुएशनल म्यूज़िक हम भी करते हैं, हम भी फिल्मों में म्यूज़िक बनाते हैं, वो भी बनाते हैं फिल्मों में म्यूज़िक। लेकिन हमारा कल्चर जो है ज़्यादा सोलफुल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनसे। मैं समझता हूँ उनके कल्चर में नौटंकी ज़्यादा है। आपने बहुत सा मिली काम फ़ौज और अस्करी इदारों के साथ मिलकर किया। क्या इसकी वजह कौमी जोश व जज्बा था या फिर माली मफाद? जोश जज्बा तो बिल्कुल है मेरा, और ज़ाहिर बात है मेरी एक जॉब है, तो ये माली मफाद भी इसमें है। और बहुत सारे मैंने मिली नगमे बनाए, बहुत सारे सिंगर्स के लिए भी बनाए, मैंने ख़ुद भी गाए, इवन मेरे बेटे ने भी गाए उस पर। किसी सिचुएशनल म्यूज़िक में और मिली नगमे में या हमदो सना में या नात में बिल्कुल रियलिटी होती है, वो फ़र्क है बहुत। पाकिस्तान की बात करनी है तो दिल से करनी है, इसी तरह जब अल्लाह की बात करनी है तो दिल से करनी है, क्योंकि रियल है सब कुछ। तो इसमें अगर मेरे मिली नगमे अगर लोगों को पसंद किए गए हैं, लोगों ने अभी मेरा पिछले दिनों में लास्ट पाकिस्तान जिंदाबाद मैंने किया था मिली नगमा, तो उसमें प्रॉपर मेरा एक जज्बा है, मेरा जोश है। उसको इमरान रज़ा ने लिखा था, बहुत अच्छा, वो हमेशा वही लिखते हैं मेरे साथ। तो ऐसे ISPR में जो आसिफ गफूर साहब हैं, तो कर्नल आसिफ साहब हैं, इन्होंने बहुत मुझे जज्बा दिया था जब ब्रीफ़ किया था मुझे कि किस तरह का चाहिए। कि अभी जैसे वो जहाज़ गिराया था हमने इंडिया का, तो फिर वो हालात इस तरह के बने थे, मुझे लग रहा था कि जैसे हम जीते हैं, कि हम जीत गए हैं कुछ। तो उस जीत की वजह से मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो दूसरा माली मुफाद की जो बात है, वो तो एक मुआवजा है मेहनत का, वो तो हमें मिलता है। भारत में मोदी जी एक बार फिर जीत गए। पाकिस्तान के वो गुलकार जिन्होंने भारत जाकर कमाया और नाम बनाया, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? मुझे सबसे पहले तो बड़ी खुशी हुई है कि ये मोदी साहब जो हैं वापस आए, क्योंकि हमारे जो कुछ फ़नकार हैं, जिनको जितना भी माशाल्लाह जितना भी उनको फ़ेम मिला, जितनी भी इज़्ज़त मिली, वो हैं पाकिस्तानी, लेकिन उनके माथे पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा मेरे माथे पे मेड इन इंडिया लिखा हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे माथे पे पाकिस्तानी ही है।
इनका क्या मुस्तकबिल होगा? इनका मुस्तकबिल कुछ नहीं है। अब इनको यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे काम करना चाहिए। हमें छोटी इंडस्ट्री समझ के इतने ज़्यादा पैसे मांगते हैं, इनको कम मांगने चाहिए। अब मुझे लगता है बिल्कुल कहेंगे जी फ्री करवा लें। अब तो यहाँ हालात आ गए मेरा ख्याल है, और ये आने चाहिए थे। और मैं चाहता हूँ कि अगले 5 साल भी मोदी को ही आना चाहिए, ताकि ये 10 साल में ये स्टेबल हो जाएं सारे, यहाँ से सीख जाएँ, अपने मुल्क की खातिर कुछ करना सीख जाएँ। हमारे पास कोई शाहरुख खान नहीं है जिसके ऊपर हमारी आवाज़ आएगी तो गाना बड़ा हो जाएगा, जो लोगों को एज मिले हैं। तो यहाँ पे बग़ैर किसी हीरो के काम करके दिखाएं तो फिर। तो क्या राहत फ़तेह अली ख़ान और आतिफ़ असलम की गायकी और उनकी कमाई पर फ़र्क पड़ेगा? उनको गाना गाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको शायद उस बिज़नेस में फ़र्क पड़ेगा। और बाकी जो क्या कहते हैं, आतिफ़ साहब है, आतिफ़ एक बहुत मुनफरिद वोकल है, बड़ी अच्छी आवाज़ है उनकी, और उन्होंने भी पाकिस्तान में काम बहुत कम किया है। तो जिस वजह से काफ़ी लोग उनको ये ज़रूर कहेंगे कि यार अब देखा ना इंडिया ने निकाल दिया, तो अब यहाँ करना चाहिए, यहाँ करना पड़ेगा, पहले करना चाहिए था। लेकिन मैं थोड़ा सा ये उनको पहले भी कहता था और मैं आज भी कहता हूँ, कहीं भी दुनिया में काम करें लेकिन अपने वतन को साथ साथ सपोर्ट ज़रूर करें, इसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। गुलूकार मौसीकार तो बहुत हैं, लेकिन तानसेन, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान और नुसरत फ़तेह अली ख़ान जैसा बड़ा टैलेंट सामने कम आता है, क्या वजह है? वाकई वो, अगर आप ये पूछते हैं कि क्यों नहीं होंगे इस तरह के दो जो आपने नाम लिए हैं इस तरह के, तो वो मैं समझता हूँ कि कोई भी नहीं किसी का जैसा होता, आप जैसा कोई नहीं है दूसरा। जैसे आप सवाल करते हैं, सारी दुनिया को याद है कि यार सोहेल साहब ऐसे बात करते हैं। खान साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जो है, उनको मैंने जितनी देर मैंने उनके साथ काम किया, मैंने उनको काम को टाइम देता बहुत देखा है। वो हर वक्त कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। इसी तरह तानसेन साहब जो है, उन्होंने भी बहुत टाइम दिया इस चीज़ को। तो हमारी कोशिश यही है कि हम उन जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन मैंने उनसे दुआ भी ली हुई है, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी कुछ ऐसा ज़िंदगी में करूँ कि मेरा नाम भी अच्छे लोगों में आए।